हेलो बच्चों। आज हम अपनी लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे और साथ ही न्यूमेरिकल्स भी कर लेंगे इसके, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारी, ठीक है। और इसको पाई से डिनोट करते हैं, इसका सिंबल जो है वो पाई होता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए हमें ऑस्मोसिस का जो फिनोमिना है उसे समझना पड़ेगा। हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी है इसको, एक बार दोबारा से इसको रिवाइज़ करेंगे। ऑस्मोसिस क्या होती है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने यहाँ एक डायग्राम बनाया है। ऑस्मोसिस आपको पता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होती है। एसपीएम ये बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। आपको पता है ये मेम्ब्रेन सेमी परमेबल उस मेम्ब्रेन को बोला जाता है जो कुछ पार्टिकल्स को अलाउ करे अपने में से पास होने के लिए और कुछ को ना करे। तो यहाँ पर वो सॉल्यूट पार्टिकल्स इसमें से क्रॉस नहीं हो पाएंगे, सिर्फ सॉल्वेंट ही फ्लो कर पाएगा इसके थ्रू। और ये नेचुरल भी हो सकती है। हमारी मोस्टली प्लांट्स और एनिमल्स की मेम्ब्रेन्स जो होती हैं, सेल मेम्ब्रेन या हमारे ब्लैडर जो हैं, वो सब मोस्टली सेमी परमेबल होती हैं सारी मेम्ब्रेन्स। या आर्टिफिशियली जैसे सेलोफेन हो गया, ठीक है, या प्रेसिपिटेट्स हम डिपॉजिट करके, तो वो आर्टिफिशियली भी प्रिपेयर कर सकते हैं हम। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हमने ये लगाई हुई है जिसमें से सिर्फ सॉल्वेंट फ्लो कर सकता है और सॉल्यूट इसमें से पास नहीं कर पाएगा। ये पिस्टन है मूवेबल, जिनको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। इधर लेफ़्ट साइड पे मैंने सॉल्यूशन लिया है, किसी भी चीज़ का ले सकते हो आप, शुगर सॉल्यूशन, यूरिया सॉल्यूशन, NaCl सॉल्यूशन। और इधर है प्योर सॉल्वेंट जैसे वाटर, इसमें हमने सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं किया है, ठीक है। तो अब अगर हम देखें, आपको पता है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सिर्फ सॉल्वेंट फ्लो कर सकता है, तो सिर्फ सॉल्वेंट पे ही हम ध्यान देंगे। तो आपको पता है चीज़ें हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करती हैं। तो हाई कंसंट्रेशन अगर सॉल्वेंट की देखें तो वो तो इधर सॉल्वेंट जहाँ प्योर सॉल्वेंट है 100% वहीं पर है। तो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन तो यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे तो सॉल्यूट भी प्रेजेंट है, तो सॉल्वेंट प्रोपोर्शनेटली कम है यहाँ के कंपैरेटिवली। इसका मतलब सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ फ्लो करेगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। वाटर का फ्लो होगा, सॉल्वेंट का सिर्फ फ्लो होगा। इसी को बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस का फिनोमिना क्या हुआ? The process in which flow of solvent takes place from region of its higher concentration to the region of its lower concentration through semi-permeable membrane। जहाँ पर सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से जहाँ पे सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन कम है। हम बहुत सारी बुक्स में ऐसा भी लिखते हैं ऑस्मोसिस का जो डेफिनेशन है कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन। तो बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि सर हायर टू लोअर है, कहीं जगह पे लोअर टू हायर है। तो ध्यान रखना है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, इसमें कभी भी कन्फ्यूज़न मत करना। अब देखो, सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन कहाँ ज़्यादा है? राइट साइड पर जहाँ प्योर सॉल्वेंट है। तो ऑब्वियस सी बात है वाटर जहाँ उसकी कंसेंट्रेशन ज़्यादा है वहीं से फ्लो करेगा इस तरफ। यानी कि जब हम कह रहे हैं हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन, तो हम किस कंसेंट्रेशन की बात कर रहे हैं? सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन की। इसलिए मैंने बोला फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम रीजन ऑफ इट्स वर्ड यूज़ करा, मतलब सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन, रीजन ऑफ इट्स हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर। या फिर अब एक दूसरी बात, लोअर टू हायर क्यों यूज़ किया जाता है? देखो, सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन यहाँ ज़्यादा है, नो डाउट, लेकिन अगर हम कंसेंट्रेशन लिक्विड की बात करें, एक लिक्विड है दूसरा लिक्विड है, दोनों में ज़्यादा कंसेंट्रेटेड लिक्विड कौन सा है? इसकी कंसेंट्रेशन तो ज़ीरो है, यहाँ तो सॉल्यूट है ही नहीं। तो ये वाला लिक्विड ज़्यादा कंसेंट्रेटेड है क्योंकि इसमें सॉल्यूट भी प्रेजेंट है।
तो ज़्यादा कंसनट्रेटेड लिक्विड है, ये सॉल्यूशन ज़्यादा कंसनट्रेटेड है। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं यानी कि सॉल्वेंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड टू द हायर कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड। अब हमने किसकी कंसंट्रेशन की बात कर रही है? पूरे लिक्विड की। तो जहाँ पे सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है वो लिक्विड लेस क्या है? कंसंट्रेटेड। तो थोड़ा वर्डिंग में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि या तो आप ऐसे बोलो, द प्रोसेस इन विच फ्लो ऑफ सॉल्वेंट टेक्स प्लेस थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। क्लियरली मेंशन करो, या फिर ऐसे बोलो, द प्रोसेस इन विच flow of solvent takes place through semi-permeable membrane from lower concentration of solution to the higher concentration of solution। तो पूरे सॉल्यूशन वाइज कंसंट्रेशन देखें तो लोअर से हायर की तरफ जाएगा। सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन जहां हाई होगी वहां से लोअर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इन बोथ द वे यू कैन डिफाइन इट। तो ऑस्मोसिस हमें पता लग गया क्या होता है। नाउ अब बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, देखिए ऑस्मोसिस की वजह से सॉल्वेंट का फ्लो हो रहा है, वाटर इधर फ्लो कर रहा है, आपको इसके फ्लो को रोकना है। ऑस्मोसिस को यू हैव टू स्टॉप ऑस्मोसिस। तो ऑब्वियसली बात है, आप लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ जो पिस्टन लगा है उस पर प्रेशर लगाओगे ताकि इधर प्रेशर लगे और ये फ्लो रुक जाए। अगर हम इस तरफ प्रेशर लगाएं तो और फ्लो फास्ट होएगा। हमें तो फ्लो को रोकना है, सॉल्वेंट के फ्लो को ऑस्मोसिस से जो हो रहा है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो कितना प्रेशर लगाएं जिससे सॉल्वेंट का फ्लो रुक जाए जो ऑस्मोसिस की वजह से हो रहा है, उसी को ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। यानी कि द मिनिमम प्रेशर अप्लाइड टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट ड्यू टू ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या हुआ? यानी कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रेशर which must be applied to stop the flow of solvent due to osmosis। जो ऑस्मोसिस की वजह से सॉल्वेंट का फ्लो हो रहा था उसको रोकने के लिए मिनिमम प्रेशर जो लगाएंगे दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ये होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। एक बात और बताइए, अगर मैं ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर लगाऊं तो क्या होगा? तो आप बड़े आराम से इस बात को समझ सकते हो। अगर मैं और ज़्यादा प्रेशर लगाऊंगा इधर तो सॉल्वेंट रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो जाएगा, वापस इस तरफ जाना शुरू हो जाएगा। जब मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा लगा दूंगा तो उसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। यानी कि इफ प्रेशर हायर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड देन सॉल्वेंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन रिवर्स डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस एंड दैट इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, तो अब आपको पता लग गया अगर what happens if pressure higher than osmotic pressure is applied, solvent starts flowing in reverse direction of osmosis and this is called reverse osmosis। जो आपको पता है वाटर प्यूरिफिकेशन में फिनोमिना यूज़ होता है, घर घर में लगे होते हैं आरओ प्लांट्स, आपको पता है। तो सारा ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी होती है उनके अंदर। ठीक है, तो प्रेशर लगा के हम सॉल्यूट मतलब इम्प्योरिटीज़ इधर ही रह जाती हैं और जो हमारा वाटर है प्योर वो इस तरफ आ जाता है। डीसैलिनेशन, ठीक है, जो सी वाटर है हमारा उसमें से सॉल्ट्स को रिमूव किया जाता है इसी तरह से।
ठीक है, कंज्यूमेबल बनाया जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या है इसकी, डीसैलिनेशन, सैलिनिटी रिमूव करना सी वाटर से, और वाटर प्यूरिफिकेशन में रिवर्स ऑस्मोसिस की। नाउ चलो बैक टू द ऑस्मोटिक प्रेशर, वापस ऑस्मोटिक प्रेशर पे आते हैं, इसके बारे में और बात करते हैं। ठीक है, देखिए अब ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उसके बेसिस पे सॉल्यूशन 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, 3 टाइप्स के। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, तो सबसे पहले होते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। आइसो मतलब सेम, मतलब जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा। दूसरा है हाइपर टोनिक सॉल्यूशंस, हाइपर मैंने ज़्यादा, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में ज़्यादा होगा। और तीसरा है हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, हाइपो मैंने कम, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे के रिस्पेक्ट में कम होगा। मतलब रिलेटिव टर्म्स हैं। बाय कंपेयरिंग द टू सॉल्यूशंस यू कैन प्रिडिक्ट whether these two solutions are isotonic, or one of the solution which is having higher osmotic pressure with respect to other is hypertonic and the other one is hypotonic। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, जो आरबीसीज हैं, रेड ब्लड सेल्स ह्यूमंस के, ये एक रेड ब्लड सेल लिया मैंने, आरबीसी। ठीक है, इसके जो अंदर फ्लूइड है और ये जो मेम्ब्रेन है वो सेमी परमेबल है। ये बाहर हमने इसको एक सॉल्यूशन में रखा। जो अंदर वाला सॉल्यूशन है उसकी कंसेंट्रेशन 0.91% NaCl के सॉल्यूशन जितनी होती है। वेट बाय वॉल्यूम है, और ये कंसेंट्रेशन कौन सी है, कितने परसेंटेज कौन सी है, वेट बाय वॉल्यूम, मतलब 0.91 ग्राम सॉल्यूट इन 100 ml सॉल्यूशन। इतना परसेंट NaCl सॉल्यूशन जितनी कंसेंट्रेशन होती है जो आरबीसीज के अंदर फ्लूइड होता है। ठीक है, नाउ जो बाहर हमने सॉल्यूशन है लिया है जिसमें आरबीसी को रखा है, उसको भी हमने 0.91% NaCl सॉल्यूशन ले लिया। ठीक, इसका मतलब है अंदर का सॉल्यूशन और बाहर का सॉल्यूशन दोनों की कंसेंट्रेशन बिल्कुल सेम है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी दोनों का सेम होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, यानी कि कंसेंट्रेशन पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन होती है। अभी हम बॉन्ड ऑफ इक्वेशन में इस बात को बताएंगे भी। तो इसका मतलब दोनों सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन सेम है, तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या है, सेम। मतलब इस वक्त आरबीसीज का सॉल्यूशन और बाहर का सॉल्यूशन दोनों आइसोटोनिक हैं, दोनों की कंसेंट्रेशन बिल्कुल क्या है, सेम। ठीक है, अब नाउ अब हम क्या करते हैं, एक और केस लेते हैं। उसमें ये हमने आरबीसी रखा हुआ है, रेड ब्लड सेल। इसकी तो फिक्स है अंदर का फ्लूइड की कंसेंट्रेशन 0.91% NaCl वाली। बाहर की जो सॉल्यूशन है उसकी कंसेंट्रेशन सपोज मैंने 2% NaCl कर दी, 2% NaCl, तो अब बाहर वाले की कंसेंट्रेशन ज़्यादा हो गई। और मैंने भी क्या कहा था, ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन है। तो क्या अब दोनों सॉल्यूशंस, सेल के अंदर वाला और जो सेल के बाहर है, क्या वो दोनों आइसोटोनिक हैं? नहीं। किसकी कंसेंट्रेशन ज़्यादा है, बाहर वाले की। तो बाहर वाले का ऑस्मोटिक प्रेशर अंदर वाले सॉल्यूशन से ज़्यादा होगा। इसका मतलब बाहर वाला सॉल्यूशन है हमारा हाइपर टोनिक और अंदर वाला सॉल्यूशन हमारा कैसा हो गया, हाइपोटोनिक।
हाइपोटोनिक। ठीक है, इस तरह से होता है। और अगर हम बाहर वाले सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन तीसरे केस में कर देंगे अभी, ठीक है, %0.91 से कम कर दें। सपोज हमने 0.2% NaCl कर दिया बाहर, ठीक है। इवन सपोज वाटर में ही रख दिया इसको, छोड़ो कंसंट्रेशन है ही नहीं, वाटर में ही रख दिया इसको, प्योर वाटर, तो बाहर तो कंसंट्रेशन ज़ीरो ही होगी। तो वाटर वाले सॉल्यूशन कैसा हो गया हमारा, हाइपोटोनिक, और रेड ब्लड सेल कैसा हो गया, हाइपरटोनिक। इस तरह से, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखने पे क्या होगा रेड ब्लड सेल में, हाइपरटोनिक में रखने पे क्या होगा, और हाइपोटोनिक में रखने पे क्या होगा। देखो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस में ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है दोनों जगह, तो सॉल्वेंट का इक्वल फ्लो होगा, जितना वाटर बाहर से अंदर आएगा उतना ही बाहर से अंदर जाएगा, अंदर से बाहर जाएगा जितना उतना ही बाहर से अंदर आएगा, मतलब सेल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ हाइपरटोनिक में बात करते हैं, ठीक है। अब बाहर वाला, अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पर स्टार्टिंग में, दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। सॉल्यूशन की पूरे की कंसंट्रेशन देखनी है, सिर्फ सॉल्वेंट की नहीं देखनी है, पूरे सॉल्यूशन की देखो। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन यहाँ कम थी और यहाँ सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड था, तो आपने देखा था लोअर कंसंट्रेशन जहाँ होती है सॉल्यूशन की, वहाँ से सॉल्वेंट फ्लो करता है हायर कंसंट्रेशन की तरफ। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूँ, नॉट सॉल्वेंट की, ठीक है। तो फ्रॉम लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम होती है वो क्या होता है, हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक, उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है वो क्या होता है, हाइपरटोनिक। तो एक बहुत ही सिंपल सी बात है, ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट हाइपो से हाइपर की तरफ, मतलब लेस कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन से मोर कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जाता है, हाइपो से हाइपर की तरफ, दैट्स इट, ठीक है। इसको ध्यान रखना हमेशा। नाउ तो अब देखो, हमने अपना सॉल्यूशन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा आरबीसी को अपने, हाइपरटोनिक में, तो आरबीसी हाइपोटोनिक है, तो हाइपो से हाइपर की तरफ पानी जाएगा। इसका मतलब है वाटर स्टार्ट्स कमिंग आउट ऑफ द सेल ड्यू टू ऑस्मोसिस, वाटर बाहर आना शुरू हो जाएगा सेल से, तो सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक, सेल विल श्रिंक। इसको बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस क्लियर हो गया सबको। नाउ इसी तरह से, अभी तो वेरी क्लियर। तो हाइपो से हाइपर बस ध्यान रखना जाता है, ठीक है, सॉल्वेंट। अब यहाँ पे बाहर वाला सॉल्यूशन हाइपोटोनिक है, तो बाहर से अंदर की तरफ जाएगा। इसका मतलब इफ आरबीसीज आर प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, वाटर स्टार्ट्स फ्लोइंग इनटू द सेल ड्यू टू ऑस्मोसिस, अंदर आना शुरू हो जाएगा पानी, तो सेल के अंदर प्रेशर डेवलप होना शुरू हो जाएगा, फूलना शुरू हो जाएगा सेल। जो प्रेशर डेवलप होगा सेल के अंदर उसे बोलते हैं टर्गर प्रेशर, टर्गर प्रेशर। और ये इनफ्लो अगर कंटिन्यू रहा तो सेल विल ब्रस्ट, सेल जो है वो फट जाएगा। उस कंडीशन को बोलते हैं हीमोलिसिस। तो श्रिंकिंग को बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस, और सेल के बस्ट होने को क्या बोलते हैं। ये कब होती हैं, क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, ये सब आपको बहुत डिटेल में समझाया। आप इसको दोबारा से रिपीट करके जितनी मर्जी बार समझ सकते हो, वेरी इजीली आपको क्लियर हो जाएगी सारी बात, ठीक है। तो हाइपो से हाइपर, ठीक है, ध्यान रखना। आपको साथ में ये भी समझाया प्लाज्मोलिसिस कब होती है और हीमोलिसिस कब होती है। नाउ अब हम जो है वॉन हॉफ इक्वेशन करेंगे।
डेराइव वांट ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए आपको मालूम है कि ऑस्मोटिक प्रेशर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। यानी कि यहाँ इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन में जितनी ज़्यादा बढ़ाऊंगा सॉल्वेंट उतनी तेज़ी से आएगा इस तरफ, उतनी तेज़ी से इधर आएगा। ऑस्मोसिस उतनी फास्ट होगी तो उसको रोकने के लिए मुझे ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। मतलब कंसंट्रेशन बढ़ाने से ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है। टेम्परेचर का इफ़ेक्ट आप बताओगे। मतलब ध्यान रखिए, जिस चीज़ से ऑस्मोसिस का रेट फास्ट हो तो उसको रोकने के लिए मुझे ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ाना, ज़्यादा लगाना पड़ेगा। जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाने से ऑस्मोसिस फास्ट हो जाती है तो मुझे ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ा उसे रोकने के लिए। अब मुझे बताओ, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा अगर, तो ये ऑस्मोसिस का जो रेट है, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ेगी ना। तो बढ़ेगी तो दोबारा से टेम्परेचर बढ़ाने से भी ऑस्मोसिस फास्ट हो रही है तो ऑस्मोटिक प्रेशर फिर दोबारा ज़्यादा लगाना पड़ेगा। मतलब टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, यानी कि अगर मैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, टेम्परेचर कांस्टेंट रख के कंसंट्रेशन का इफेक्ट देखा। नाउ एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर के वक्त कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखा तो टेम्परेचर की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, ये डेरिवेशन नहीं आएगी, हम वैसे ही इसको बस कर रहे हैं। पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी एन टी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी सी आर टी, आर इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। जो आर है यहाँ पर इसको सॉल्यूशन कांस्टेंट बोलते हैं। हालांकि इसकी वैल्यू गैस कांस्टेंट वाली ही है, 0.0821 अलॉन्ग विद यूनिट्स लीटर एटमॉस्फेरिक पर केल्विन पर मोल। ध्यान रखना है, एनर्जी वाली बात नहीं है यहाँ पर कहीं, 8.314 वाली मत लगा देना। आर की वैल्यू यहाँ पर 0.0821, जहाँ पे वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर वगैरह सब यूज़ होने हैं। लीटर एटमॉस्फेरिक पर केल्विन पर मोल, तो वही वैल्यू है जो गैस कांस्टेंट की है, बट यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन कांस्टेंट। नाउ अब कंसेंट्रेशन जो होती है वो क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। कितने मोल्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम में, तो मैं यहाँ पुट करूँगा तो क्या आएगा, पाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू आर टी। तो पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी। दिस इज वांट ऑफ इक्वेशन। ये तो बिल्कुल आइडियल गैस इक्वेशन जैसी है बिल्कुल। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, बस वहाँ पी प्रेशर था, यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर है तो पाई आ गया उसकी जगह पे। ठीक है, एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं, वी वॉल्यूम है, आर सॉल्यूशन कांस्टेंट जिसकी वैल्यू गैस कांस्टेंट वाली है, टी इज टेम्परेचर इन केल्विन। तो दिस इज वांट ऑफ इक्वेशन। क्लियर है। और नाउ अब आपको पता है हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट डिटरमिन करते हैं हमेशा लास्ट में हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, तो यहाँ पर भी करेंगे हम डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, जिसको हम MB से डिनोट करते हैं। तो मेन यहाँ पे इक्वेशन बस यही है, न्यूमेरिकल्स में भी यही यूज़ होनी है। तो बहुत इजी, पाई वी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं ये, तो उसकी जगह वेट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, दैट्स इट। बस नंबर ऑफ मोल्स की जगह सॉल्यूट की जगह सॉल्यूट के मोल्स आपको पता है वेट बाय मोलर वेट, WB बाय MP, यहाँ से MP निकल आएगा। ठीक है, तो ये हमने पूरा टॉपिक अपनी फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी किया है ख़त्म। तो नेक्स्ट में करेंगे जो इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे हम, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं हम। ओके बच्चों, थैंक यू।